नमस्कार, एक बार फिर हमारे साथ हैं सतपाल सिंह गांधी जी। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में कुछ वक्त पहले उन्होंने हमें बर्डिंग के बारे में बताया था और तब मैंने आपको नहीं बताया था या मैं नहीं बता पाया था कि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं और आज उनकी के जो व्यक्तित्व है उसका जिस हिस्से का हम जिक्र करने वाले हैं उसका सीधा सीधा रिश्ता पर्यावरण से है, सस्टेनेबिलिटी से है। तो वो क्या काम है इस बारे में सतपाल जी हमें खुद बताएंगे। सतपाल जी, आज हम आपकी वर्कशॉप देखी हमने जी, और अब हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया और कैसे आपको लगता है कि ये पर्यावरण में एक योगदान देने वाली बात है। बाकी बातें उसके आगे करेंगे। तो पहले तो मैं दर्शकों को ये बताऊं कि मैं करता क्या हूं जिसके लिए आप इस टॉपिक पर आए हैं। राइट। तो मैं एक आर्टिस्ट हूं और मैं अपने आप को जंक आर्टिस्ट बोलता हूं। जंक आर्टिस्ट इसलिए कि मैं जंक से स्कल्पचर्स और दूसरे फर्नीचर या यूटिलिटी वाली आइटम्स बनाता हूं। और मुझे नहीं पता ये शुरुआत कैसे हुई, लेकिन मैं पहले आर्टिस्ट हूं और मैं स्कल्पटिंग सीखने के लिए अपने गुरुजी के पास जाया करता था और उनसे मैंने स्टोन पर, मार्बल पर, वुड पर, फाइबर ग्लास पर स्कल्पचर्स बनाने सीखने शुरू किए। जिस तरह से कोई पेंटर होता है और हर पेंटर का अपना एक मीडियम होता है कि कोई चारकोल करता है, कोई वाटर कलर करता है, कोई फैब्रिक करता है, तो अलग अलग मीडियम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी तरह मैंने सोचा स्कल्पटिंग के लिए क्या मीडियम चुना जाए। तो मुझे जंक इकट्ठा करना बड़ा शौक था। मुझे जंक इकट्ठा करने का पता नहीं क्यों अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जंक को ही अपना मीडियम बनाया जाए और जंक से ही मैं कुछ स्कल्पचर्स वगैरह बनाऊं। लेकिन कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए आपको बनाने के लिए। या तो लकड़ी खरीद के लाएंगे या आप पत्थर खरीद के लाएंगे जिस पर आपको काम करना है। तो जंक क्या है, एक तो सस्ता और इजीली अवेलेबल है और इस तरह के आर्टिस्ट थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू कोई और स्कल्पटर्स हों या पेंटर्स हों। पेंटर्स बहुत सारे हैं, स्कल्पटर्स भी हैं, लेकिन स्कल्पटर्स की अपनी एक फील्ड है, मीडियम है। कोई स्टोन पे काम कर रहा है, कोई लकड़ी पे काम कर रहा है, कोई दूसरा मीडियम। तो मैंने अपना मीडियम जंक को चुना। तो अभी हमारे सामने आपको एक बॉटल दिखाई देती होगी टंगी हुई और उस बॉटल में को भी एक आर्ट वर्क के रूप में उन्होंने दिखाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप कांच का भी बना रहे हैं, आप लोहे को भी पकड़ रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी ले रहे हैं, इसका आपको क्या लगता है, इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो आपका अपना अनुभव क्या है कि कचरे का जो एक समस्या है उसमें एक योगदान, इससे एक दिशा मिलती है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं बहुत सारा कचरा समेट रहा हूँ। आपके यहाँ से जो भी कचरा निकलता है, चाहे घर से निकले, फैक्ट्री से निकले या दुकान से निकले, वो अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है। चाहे वो फैक्ट्री में पहुँचे, रिसाइकल होकर पहुँचे। सिर्फ वो कचरा फैक्ट्री में या रीयूज होने तक नहीं पहुँचता जो नदियों में फेंक दिया जाता है। तो अगर आपने अपना कोई कचरा सड़क के बाहर भी फेंक दिया ना, तो कोई कचरा बीनने वाला उसको उठाएगा, छोटे कबाड़ी को देगा, छोटा कबाड़ी बड़े कबाड़ी को देगा, बड़े कबाड़ी से वो फैक्ट्री तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मैं अपना योगदान आर्ट में उसको यूज़ कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, कि मैं बहुत सारा कचरा समेट रहा हूं, पर छोटा सा योगदान है कि मुझे कोई ना कोई मीडियम चुनना था, तो मैंने जंक को अपना मीडियम चुना। अब जैसे ग्लास की बॉटल है, बड़ी खूबसूरत बॉटल भी आती है। बियर की बॉटल बहुत सस्ती सी और बहुत हल्के लेवल की है, लेकिन जो अच्छी शराब लोग पीते हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्टिक भी हैं और बड़े महंगी शराब में कांच भी बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। वो इतना अच्छी बॉटल्स होती हैं, इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन की होती हैं कि उनका फेंकने का मन नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं वो उसको फेंकते नहीं कि यार इसको रखें संभाल, लेकिन करेंगे क्या उसको संभाल, कितनी संभाल कर रखेंगे। तो उनके लिए कुछ आर्टिस्ट, मेरे जैसे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि और लोग भी जुड़ें और जंक को अपना मीडियम बनाएं ताकि पर्यावरण में कुछ हम सहयोग दे सकें। मैं ये नहीं कहता कि हम पर्यावरण में बहुत ज़्यादा, एक सिर्फ एक जरिया है कि हम एक जंक को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम बाहर ना फेंक कर उसको अपने घर में उसको रीयूज, मैं उसको अपसाइकिल कहता हूँ, रिसाइकल नहीं बोलता हूँ। राइट। जो बात कह रहे हैं यहाँ पर सतपाल जी, पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं और आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि जो रैक पिकर्स हैं उनका कितना बड़ा योगदान है हमारी पूरी सर्कुलर इकोनॉमी में।
उनके कहने का वही मतलब है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो फिर वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है, उसकी एक समस्या है बहुत बड़ी, और वो ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि भैया मैं तो उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद जो कचरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो जंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वैसे भी कहीं ना कहीं पहुंचना ही था। सो ही इज रिकॉग्नाइजिंग हिमसेल्फ मोर देन ए एनवायरमेंटलिस्ट, ए आर्टिस्ट हु इज परफॉर्मिंग आर्ट वर्क। नाउ अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ जो आप दर्शकों को बताएं, वो ये सतपाल जी कि आपने क्या क्या बनाया है और क्या क्या आर्ट वर्क जो है आपको उसकी थोड़ी सी कहानी बताएं, कैसे कैसे बनाना शुरू किया, नाम लेके कि जैसे हमने कई आपके घरों में चीज़ें देखी हैं। ठीक, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं नौकरी करता था टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग में उत्तराखंड के, और मेरा शौक़ था फोटोग्राफी करना, बर्ड वॉचिंग करना, ट्रैवल करना। उसके साथ साथ हमारे ऑफिस में जब हमारा स्टेट बना तो हमारे स्टेट ने कहा कि आपको कोई एक आर्टिस्ट ढूंढ कर लाना है ताकि हम एक वॉर मेमोरियल बनाएं शहर के अंदर। तो एक आर्टिस्ट की ढूंढ हुई, तो जो मेरे प्रेजेंटली गुरु हैं उन तक हम पहुंच पाए कि उनसे हमने एक स्कल्पचर्स बनवाया जो यहाँ देहरादून में लगा। उनके बनाए बहुत सारे स्कल्पचर्स देश विदेश में हैं, प्रदीप शर्मा जी नाम है उनका, और उनके पास मेरा रेगुलर जाना हुआ। उनको देखते देखते फिर किक मिली, अगर ये काम कर रहे हैं मैं भी कुछ सीख लूँ इनसे। तो बस वो लगन थी, उन्होंने सबसे बड़ी बात थी उन्होंने मुझे अपना चेला बना लिया, और चेला बनाने पर मैं उनसे सीखता रहा जाने को, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे स्कल्पटिंग की विधाएं सीखी, और स्कल्पटिंग करते करते फिर मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैं स्कल्पचर्स वेस्ट मटेरियल से स्कल्पचर्स बना रहा हूँ। आपने जैसे बहुत सारे बस्ट बनाए हैं जी, इसके पीछे कोई आपकी आर्टिस्टिक इनिशिएशन शुरुआत थी, या आपको ऐसे कचरा इस तरह का मिला, जंक ऐसा मिला जो इसमें ढाला जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कचरा तो क्या है, वो आपकी इमेजिनेशन है, आप जिस फॉर्म में चाहेंगे कचरे को उस फॉर्म में ढाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन कोई आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए या स्कल्पचर बनाने के लिए आपको एक फिगर चाहिए जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो मैं कहीं से मान लीजिए एक मैनिक्विन ले आया, कहीं पर मिल गई, तो उस मैनिक्विन से मैंने एक मोल्ड बनाया, मोल्ड से उसके अंदर पीसेस रख रख के फिर मैंने एक स्कल्पचर बना। तो होता क्या था, जैसे मैंने बहुत सारे आउल्स भी बनाए। मैं क्योंकि बर्ड वॉचर हूँ, तो आउल एक बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है जो आप इजीली उसको कैरिकेचर की तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने टेबल्स बनाए, मैंने बुक एंड्स बनाए, तो बहुत सारे। और जब बनाता था, जैसे आउल्स बनाने शुरू किए तो 2-4 महीने में आउल्स ही बनाता रहा। टेबल बनाने शुरू किए तो मैंने कुछ महीने टेबल्स बनाए, बुक एंड्स बनाने शुरू किए तो बुक एंड। तो आजकल ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो ह्यूमन एनाटॉमी पर मैं बस्ट भी बनाए हैं। सारे मैनिक्विन से नहीं बनाए, मैंने कुछ क्ले मॉडल बनाए, क्ले मॉडल से लेकर भी बनाए, छोटे भी बनाए, बड़े भी बनाए। और मेरे बनाए हुए स्कल्पचर्स को मैंने एग्जिबिट किया सोलो एग्जीबिशन में, रैकेज वंडर्स के नाम से मैंने एक एग्जीबिशन की थी। उसमें मैंने 70 पीसेस अपने आर्ट वर्क के डिस्प्ले किए थे और बहुत अच्छे सेल भी हुए। और मेरे बनाए हुए अभी रिसेंटली क्या साल भर होने को है, सिंगापुर में एक सज्जन है, उन्होंने मेरे 3 पीस खरीदे, दिल्ली में और दूसरी जगहों पर भी मेरे पीसेस लोगों ने खरीदे और अप्रिशिएट किए। तो मुझे लगता है बना के कितना आप घर पे रखेंगे। बनाते हैं, मैं फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डालता हूँ, लोग अपने आप लाइक करने लगते हैं, बोलते हैं कि बेचेंगे। तो मैं, देखिए, जब तक इकोनॉमिक वर्कआउट नहीं होती ना, नहीं होगी तो आप बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, बिकॉज़ इट इज अ प्रोफेशन एंड यू आर डूइंग आर्ट वर्क एंड द आर्ट हैज अ वैल्यू। हाँ, आर्ट हैज अ वैल्यू। तो बहुत बार एक बात मैं आपसे पूछूं, आप आगे बताएं इस पर कि मैं भूल न जाऊं। आपने घर के बाहर एक वीणा रखी हुई है, राइट? अब उसको आप बना भी रहे हैं, राइट? आर यू कन्वर्टिंग इनटू? जी, क्या है, आप उसकी रेप्लिका बनाएंगे या उसको कन्वर्ट? नहीं, मैं उसका रेप्लिका बनाऊंगा। अच्छा। देखिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसका रेप्लिकेट कर सकूं। जैसे मैंने एक बार पहले, मैं क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ कचरे में पुराना सामान, या दोस्तों के यहाँ या कबाड़ी के यहाँ कोई सामान मिल जाए। जैसे किसी के यहाँ पुराना टूटा हुआ गिटार मिल गया, तो टूटे हुए गिटार में क्या, उसके स्ट्रिंग्स टूटी हुई हैं लेकिन उसका एक इमेज है पूरा। तो उस पुराने गिटार को लाकर फिर मैं उसका मोल्ड बनाकर उसका रेप्लिकेट करूँगा। तो एक मेरे मित्र हैं ऋषिकेश में, उनका म्यूज़िक आश्रम है, देवी म्यूज़िक आश्रम। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कोई आपका पुराना टूटा हुआ इंस्ट्रूमेंट हो तो आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने एक सितार था, वो मुझे दे दिया, तो उसका मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ। तो एक मोस्टली उसका स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है, बस उसकी फाइन ट्यून होनी है। राइट। अब आखिर में एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जो है
इसके अलावा बहुत सारे और काम भी करते हैं। सो डू दीज डिफरेंट फील्ड्स आर कनेक्टेड, दे इंस्पायर? जिस दिन आप बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं तो नेचुरली आपने कहा कि फिर बर्ड वॉचिंग से जुड़े आप आर्ट वर्क करते हैं, आप फिलेटली भी करते हैं जिसमें टिकट इकट्ठा करते हैं बर्ड्स को लेके। तो हाउ डू यू carry these many different kind of hobbies together and how do you extract so much time for all of them? देखिए, ये एक सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है कि आप इतना समय कैसे निकालते हैं ये सब काम करने के लिए। तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा अपने शहर को। छोटे शहर में ज़िंदगी बिताना, छोटे शहर में रहना, पलना, बढ़ना, इतना एडवांटेज है। हम नौकरी करते थे 10 से 5, हमारा 10 बजे ऑफिस लगता था, 5 बजे छुट्टी होती थी, और 10 बजे के लिए हम 9:45 घर से निकलते थे, 5 बजे छुट्टी हुई, 5:15 घर आ गए। अब आप देखिए, आप दिल्ली में रहने वाले आदमी को अगर सवेरे उठने से लेकर 9:45 बजे तक का टाइम हो तो उसके पास कितना टाइम होगा कि अपना हॉबीज़ को एंजॉय करने के लिए। 5 बजे के बाद आप घर आ गए, 5:30 आ गए, 6 आ गए, बाजार के काम निपटा कर भी, तब भी आपके पास बहुत टाइम है। ट्रैवल टाइम नहीं है देहरादून के अंदर बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा रश होने लगा है, पर फिर भी इतना जगह पास है और आपके पास समय ट्रैवलिंग में खर्च करने के लिए नहीं करते, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम मिलता है अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए। तो एक तरह से ये बात जो उन्होंने कही, ये भी एक तरह से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। हम अपने शहरों को ऐसा बनाएं कि उसमें ट्रैवल टाइम कम से कम हो। और हमने एक वीडियो इसमें किया है, जिस वीडियो का नाम है TOD के नाम से है, वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, की शहर जो बसाए जाएं कम से कम नए, उनमें ट्रांजिट ओरिएंटेड हो। और ये सरकार की पॉलिसी का एक हिस्सा है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई ख्याली पुलाव बता रहे हैं, सरकार के कागज़ों में ये बात है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जब आपके पास टाइम होता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपका टाइम ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, आप ऐसे शहर बना रहे हैं कि हर कोई गाड़ी लेकर निकल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमज़ोर है, तो फिर आप ना केवल देर में पहुंचेंगे बल्कि चिड़चिड़े भी, उसकी जो थकावट होती है ना, चिड़चिड़ापन, आप उसके बावजूद घर आके फिर कोई काम नहीं कर सकते ट्रैवल करने के बाद। अब आप 5 बजे छुट्टी और 5:15 घर, तो कितना आप थकेंगे। आप चाय वाय पी के रिलैक्स होते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है। आपकी एक बात को मैं और सपोर्ट करूंगा, जैसे आपने कहा कि प्लानर, जो टाउन प्लानर्स होते हैं, अब जैसे देहरादून शहर है, एक्सपैंड हो रहा है, तो देहरादून के आसपास आउटस्कर्ट्स में कॉलोनीज बसनी शुरू हो गई। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो कॉलोनीज होलसम नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, मॉल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। उन सब के लिए लोगों को क्या फिर देहरादून आना पड़ता है। तो ऐसे सैटेलाइट टाउन्स बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपने वहाँ पर होलसम प्लानिंग नहीं की। अब मान लीजिए यहाँ से पौंधा है या दूसरा प्रेम नगर से आगे जगह हैं, बहुत सारे प्लॉट्स कट रहे हैं, लोग कॉलोनीज बन रही हैं, लेकिन वहाँ अगर आप हॉस्पिटल, सिनेमा, शॉपिंग, ये जब तक सारी चीज़ें नहीं देंगे तो वो अल्टीमेटली वो सारा क्राउड फिर देहरादून आएगा इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। सतपाल जी, मैं आपको क्योंकि इस बात में इंटरेस्ट इसलिए बताने को कह रहा हूँ कि कई देशों ने इसको अपनाया है, अपना रहे हैं, और हमारे सरकार के पॉलिसी पेपर्स में है। इसका मतलब ही ये है जो आप कह रहे हो, उसका मतलब ये है कि अगर सतपाल गांधी या हृदय जोशी अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए और वो काफ़ी दूर है बड़े शहर में, तो उसकी जो ट्रांजिट लाइन है, मेट्रो लाइन है या जो रैपिड बस कॉरिडोर है, उसमें वो अपने बच्चे को ड्रॉप करे रास्ते में, उसके बाद रेस्टोरेंट में मीटिंग अटेंड करे, ऑफिस जाए, वापस आते समय मार्केट से, जो सुपर मार्केट है वहां से सामान ले और घर आए। सो नाउ सो फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट विल बी योर ट्रांजिट लाइन, देन यू डिसाइड द कॉलोनीज। तो आपने जिस बात की ओर इशारा किया, लेकिन वापस लौटते हैं आपके काम के ऊपर। तो कितने साल आपको हो गए हैं ये आर्ट वर्क करते हुए? देखिए, मैंने पहला अपना स्कल्पचर्स बनाया था वो मैंने शायद 2010 में या 9 में बनाया था। तो ये तब का टाइम था जब मैं अपने टीचर से मिला, उनके साथ सीखता रहता था। तो मैंने सबसे पहला वुडन स्कल्पचर्स बनाया था। तो अब मान लीजिए 16-17 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, लेकिन ये जंक वाला काम पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स भी हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमारे, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, प्राइवेट भी लोग बोलते हैं। एक समस्या सिर्फ आती है, जब मेरा मन करता है, एक आर्टिस्ट का जब मन करता है कुछ करने को तो वो काम करता है, मन नहीं किया तो काम छोड़ दिया।
कई बार क्या होता है कि मेरे 5-6 पीसेस साइमल्टेनियसली मैं काम कर रहा होता हूँ, और कोई पीस ऐसा है जो 4 साल पहले शुरू किया था और पूरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा होता है आज शुरू किया 4 दिन बाद पूरा हो गया। जब सिर पर तलवार लटकी होती है कि आपको ये काम बनाकर देना है, तो टेंशन हो जाती है, टाइम ओरिएंटेड हो जाता है। जो कहता है टाइमलाइन दी कि आपको 2 महीने में ये स्कल्पचर बनाकर देना है, तो टेंशन हो जाती है, फिर आर्टिस्ट मर जाता है वो। फिर काम की क्वालिटी पे आप कहें थोड़ा असर पड़ता है। मतलब वो आदमी वो ज़ील से कर नहीं पाता है। तो मेरा तो ये लगता है कि मैं अपने लिए कोई सामान बनाऊं, उसको किसी को पसंद है वो खरीद ले मेरे को, मैं उसमें ज़्यादा खुश होता हूँ बनस्पत के मुझे कोई ऑर्डर दे और बोले मेरे लिए आप ये बना कर दीजिए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद और इस आर्टिस्ट से मिलाने का मकसद ये था, 2-3 चीज़ें, कि ज़िंदगी को जीने का अपना एक फ़लसफ़ा होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी खुशियाँ अपने आसपास तलाशते हैं, उसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कि इसका रिश्ता भी कहीं न कहीं हमारी पर्यावरण और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से है, क्योंकि हम बहुत सारा एनर्जी वेस्ट करते हैं उन खुशियों को हासिल करने में जो शायद आपको थका के छोड़ती हैं, ताज़ा नहीं छोड़ती, आपको रिफ़्रेश नहीं फील करते, उसके बाद यू फील टायर्ड, बट you go on the field and play a game of football or tennis, something you will feel rejuvenated, and that has no environmental or carbon footprint. Thank you so much, sir. मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगा आपसे। जैसे मैं लोग कुछ कलेक्टर्स होते हैं, कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है, कोई कॉइन कलेक्ट करता है। पुराने ज़माने में हम कोल्ड ड्रिंक के क्राउन्स भी इकट्ठे करते थे, कोई मैच बॉक्सेस इकट्ठे करता था। तो मेरे अंदर भी स्क्रैप इकट्ठा करने का पता नहीं कहाँ से कीड़ा था या मैं करता था, तो मुझे पता नहीं था कि ये भी एक कोई शौक हो सकता है। तो एक दिन एक लड़की आई, वो मेरे घर आके देखती है कि आपने इतना सारा स्क्रैप इकट्ठा किया हुआ है। तो मैं उसको भी बचपन से स्क्रैप इकट्ठा करने का शौक था, तो वो अपने आप को जंक कलेक्टर बोलती थी। तो मेरे लिए एक नया टर्म था कि जंक कलेक्टर भी कोई चीज़ होती है। तो वो कहती है कि मैं पहली बार अपने से बड़े जंक कलेक्टर से मिली हूँ, तो मैंने अपने साथ अपने कलेक्शन में, जैसे मैं कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ, स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, तो मैंने जंक कलेक्शन भी अपना। तो मैं कहता हूँ कि जंक कलेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। आप जंक वो कलेक्ट करें जिसकी कोई एस्थेटिक वैल्यू हो, आपको लगता है कि इसकी अच्छी शेप है, कुछ बनाया जा सकता है, तो जब तक आप लगता है 99% में मिल जाए, आप ढूंढ लेंगे, उसकी वैल्यू ढूंढ लेंगे। also lies in the eyes of the beholder, बिल्कुल देखने वाली। तो आप अगर आपको जंक आर्टिस्ट बनना है तो आपको पहले जंक कलेक्टर होना जरूरी है, उसके बाद आप जंक आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आपको लगता है कि सतपाल गांधी जी का काम जो है वो मूल्यवान है और उसको जब बाकी लोगों को भी जानना चाहिए, तो उसको दूसरों को बताने के लिए भी इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस वीडियो को तमाम लोगों को भेजें। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जॉइन का बटन है, चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो कीजिए। उसका जॉइन का बटन दबा के आप इसके मेंबर बन सकते हैं, और जब आप इसके मेंबर बनते हैं तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे क्रिएटिव लोगों के पास जाकर उनकी बातें रिकॉर्ड कर सकूं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।